शुरू करें। तो सर ये जैसे बनारस का जो उस हिस्से का कॉरिडोर का वो बन रहा है ललिता घाट तक, तो बीइंग अ बनारसी जो कि आप मतलब स्थानीय के नाते आपका क्या कहना है उस पर? लगभग 1.5-2 सालों से हो रहा है। बनारस मेरे फेवरेट शहरों में से एक है। भले ही सबसे फेवरेट शहर हो, लेकिन ऐसे कई शहर हैं मेरे जहन में, जैसे लंदन है, पेरिस है, जैसे काठमांडू के बगल में पाटन नाम का एक शहर है। इन सारे शहरों में, बल्कि सारी सभ्यताओं में, प्राचीन को, पुराने को रेस्क्यू करने की और उसको बचा कर रखने की जो तरकीबें आजमाई गई हैं, बनारस में न जाने किस जोश में, न जाने किस उत्साह में उन तरकीबों को तज के बिल्कुल अबौद्धिक तरीके से, बिल्कुल अदूरदर्शी शिल्प में सब कुछ को नेस्तनाबूद कर देने का प्रयास हुआ है। जिस रिहाइश को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के नाम पर बर्बाद किया गया, समाप्त कर दिया गया, उस रिहाइश के बारे में उसे समाप्त करने वाले आखिर जानते कितना थे? एक होती है हेरिटेज जो लिविंग नहीं होती, जिसे हम इमारतों, गलियों, स्थापत्यों आदि से पहचानते हैं। लिविंग हेरिटेज मिसाल के लिए मंत्रोच्चारण है। मंत्रोच्चारण, सामगान, सामगान गुरु जैसे करता है, उसका शिष्य वैसे का वैसा ही सीखता है अपने गुरु से, और अपने शिष्य को वही का वही सिखाता है। कई बार ये शिष्य पुत्र भी होता है, कई बार महज शिष्य होता है। तो उन गलियों में सामगान करने वाले जो वैदिक ब्राह्मण थे, कई पीढ़ियों से खिलौनों का, ज्वेलरी का, पत्थर की सुंदर मूर्तियों का कारोबार करने वाला जो व्यापारी समाज था, जो सिर्फ विश्वनाथ मंदिर की केंद्रीयता के भरोसे वहाँ बसा होगा न जाने कब से, वो कहाँ गया? और उसने एक जो आदत जीवन शैली विकसित की थी वहाँ रह रहकर, आपको मालूम है कि ऐसे तोते थे पक्के महाल में, लाहौरी टोला में, विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की जद में आ गए उन मोहल्लों में जिनका नामो निशान तक मिटा दिया गया बनारस से, कि वो वेद मंत्र का पाठ करते थे। एक ही तोता मंत्रोच्चार भी कर रहा है और भद्दी भद्दी तथाकथित अश्लील गालियाँ भी बक रहा है, जो उसने गली के आवारा लड़कों से सीखी है और अपने पालनहार गुरु से संस्कृत के श्लोक और ऋचाएँ सीखी हैं। तो तोता जिन गलियों का ऋचाओं में और गालियों के एक मिले जुले शिल्प में बात करता हो, उस गली में घुसते समय तो हमारे हृदय में कितना संकोच होना चाहिए। फरिश्तों को भी उन गली में पांव रखते हिचकिचाना चाहिए था, लेकिन कुछ लोगों ने उस पर सरपट दौड़ लगा दी, बुलडोज़रों के ज़रिए, हथौड़ों के ज़रिए। बहुत सारे काशी खंडोक्त मंदिर, और काशी खंड स्कंद पुराण का वो हिस्सा है जिसमें काशी के उत्तरी भाग का वर्णन मिलता है। तो काशी खंडोक्त मंदिर माने बहुत प्राचीन मंदिर, पौराणिक काल से वर्तमान अब तक, उन मंदिरों को विकट विनायक जैसे, दुर्मुख विनायक जैसे ख़त्म कर दिया गया। तो वो कॉरिडोर जो विश्वनाथ जी के मंदिर से बन रहा है, उसका कुछ हिस्सा लगभग नदी के 1/4 भाग तक में जा चुका है। कुछ स्थानियों का कहना है कि उससे धार पर भी असर पड़ेगा और पानी भी जम के शैवाल जम रहा है उसमें। तो इन सब चीज़ों को लेकर क्या कहना है आपका गंगा की? तो जैसी खबरें मेरे पास हैं शाश्वत जी, उसके मुताबिक विश्वनाथ मंदिर के आसपास की रिहाइश को ज़मींदोज़ करने से और नए निर्माण की वजह से जो मलबा निकला, उसको ललिता घाट और मणिकर्णिका घाट के बीच वाली जगह में सीधे नदी में डंप किया गया है, लेवल करने के लिए। वहाँ से पानी हट जाए और वहाँ ज़मीन का एक टुकड़ा उगाए, इसके लिए हज़ारों हज़ार ट्रैक्टर मलबा जो है वो नदी में डाला गया है, और नदी का जो बिल्कुल रिवर बैंड होता है उसके भीतर डाला गया है। तो नदी की धार जो है
एक तो धार खुद ही अवरुद्ध है नदी की, क्योंकि वरुणा और असी जो दो सहायक नदियां हैं गंगा की, वो उसको प्रॉपर फ्लो नहीं दे पा रही हैं। दोनों के मुहाने पर उनकी जगह बदल दी गई है इस वजह से। तो सिल्ट जमा होने का खतरा घाट के किनारे बहुत लंबे समय से बनारस की ओर मुंह करके खड़ा था। अब हुआ ये है कि ललिता घाट पर जो गार्बेज, जो मलबा डाल के उसको ऊंचा करके और नदी के भीतर घुसा हुआ जो प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, लगभग हो भी चुका है प्लेटफॉर्म तैयार, वो जो है नदी के प्रवाह को अवरुद्ध करेगा। नदी और बीच में से होके बहने लगेगी। बनारस की खूबसूरती घाट से लगी हुई गंगा थी। सच कहूँ तो मैं इलाहाबाद वगैरह जाता था तो देख के उदास भी होता था और हंसता भी था कि ये क्या तमाशा है कि घाट दूर हैं और नदी रेत के टापुओं के बाद एकदम इधर बह रही है। घाट से नदी का कोई ताल्लुक़ ही नहीं रह गया है इलाहाबाद में। और भी शहर ऐसे होंगे, बनारस भी उन शहरों में शामिल होने वाला है। ये गंगा जल पर घाट के किनारे जो हरे रंग की काई जमी हुई दिखी है, वो उसकी शुरुआत है। ज़िला प्रशासन ने ये भी कहा कि ये काई मिर्ज़ापुर से बह के आई है, वहाँ के STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से। ये बात बहुत हास्यास्पद और बहुत अजीब है कि काई मिर्ज़ापुर से बह के आई और ललिता घाट पर किनारे लग गई और हम लोग देखने लगे। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जो पानी निकलना चाहिए था, साफ़ पानी, तो उसमें काई क्यों थी? और क्या ये मानने की बात है कि काई वहाँ से बहती हुई आई और यहाँ आके रुक गई? तो प्रशासन, आपको पता ही है कि जो ये सारे निर्माण हो रहे हैं, गंगा में नहर निकालने की कोशिश हो रही है उस पार, इसके लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट और फिजिबिलिटी रिपोर्ट। फिजिबिलिटी रिपोर्ट तो बिल्कुल बुनियादी रिपोर्ट होती है जिसके बिना काम शुरू ही नहीं होना चाहिए। और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट विशेषज्ञों के हाथ से तैयार होने वाली एक ऐसी रिपोर्ट होती है जो किसी भी प्राकृतिक वस्तु में अगर कोई मानवीय हस्तक्षेप किया जा रहा है निर्माण के ज़रिए, उससे उसके रिपरकशंस का आकलन करती है। वो रिपोर्ट न सिर्फ इस बार बल्कि पिछले 40 सालों से ड्यू है। पिछले 40 सालों से गंगा के आसपास जो भी बड़े निर्माण हुए हैं, आपने देखा होगा विश्व सुंदरी पुल जो नेशनल हाईवे को जोड़ता है, उस पुल के जो पिलर्स हैं, जो खंभे हैं, उनकी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। गंगा जी में जो बड़े बड़े वो टावर के खंभे डाले गए हैं, उनकी रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। और अब आप घाटों के कटने का विलाप कर रहे हैं। विलाप तो जायज़ है, घाट कट ही रहे हैं, लेकिन कट क्यों रहे हैं? हमारे पास रिपोर्ट ही नहीं है, अभी भी नहीं है रिपोर्ट। बिना रिपोर्ट के काम करा रहे हैं। आप रिपोर्ट मांगने जाइए तो प्रशासन बगलें झाँकने को विवश। मुझे तो प्रशासन के लिए भी बहुत सहानुभूति होती है कि एक अधिकारी कब तक ऐसी चीज़ों को फेस करेगा। अंततः वो भी एक मनुष्य है, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स मामला हो गया है ये, और एक डेड एंड की तरफ विकास की परियोजना बढ़ रही है, जहाँ से शायद पीछे पाँव खींचना नामुमकिन हो जाए। और उसका जो विनाश है, पेयजल की जो हानि है, बनारस के आध्यात्मिक वैभव का जो नुकसान है, और अंततः उस पूरे खूबसूरत दृश्यालेख का जो कम हो जाना है, वो तो अपनी जगह है ही।